Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. This is chapter number 13, class 12th, Government Budget and the Economy, यानी कि सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे भाई सरकारी बजट क्या है, बजट के उद्देश्य, उसके बाद बजट की संरचना या घटक, बजट प्राप्तियां, रिवेन्यू बजट, इसमें कर और गैर कर प्राप्तियां, टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट, पूंजीगत रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, बजट व्यय, सरकारी व्यय के अन्य प्रकार और बजट घाटा, विभिन्न बजट घाटों के नियंत्रित करने के उपाय और संतुलित एवं असंतुलित बजट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सरकारी बजट है क्या। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट भारत सरकार जो है फरवरी मास के अंतिम दिन एक ऐसा दिन है जो वित्त मंत्री सरकार का वार्षिक बजट संसद में अनुमोदन करने के लिए प्रस्तुत करता है। मतलब जो हमारा बीते वर्ष में सरकार का जो वित्तीय कार्यक्रम, फाइनेंशियल कार्यक्रम कैसा रहा है या आने वाले वर्ष के लिए कैसा रहेगा, उसमें क्या क्या नीतियाँ शामिल है, उसमें क्या कार्यक्रम है, इसको बारे में अध्ययन किया जाता है। बजट का अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों में स्तर, अर्थव्यवस्था में संसाधनों के बंटवारे और मंदी तेजी के व्यापार का चक्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर कह रहा है कि बजट सरकार की वार्षिक आय तथा व्यय का ऐसा ब्यौरा है जो अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अनुमानों को प्रकट करता है। ठीक है भाई, बजट क्या है, बीते वर्ष में सरकार का वित्तीय कार्यक्रम कैसा रहा होगा और आने वाले वर्ष में सरकार की क्या नीतियां और क्या कार्यक्रम उसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद देखिए बजट के उद्देश्य फटाफट करते हैं। ठीक है, एक बार गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इनकी सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकारी प्राप्तियों एवं सरकार की व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। ओके, बजट के उद्देश्य देखिए आप। फर्स्ट है आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सरकारी बजट से सरकार के कराधान एवं आर्थिक सहायता संबंधी व्यापक नीतियों का ज्ञान होता है। अर्थव्यवस्था में आय और संपत्ति के बंटवारे में सुधार लाने हेतु सरकार कराधान एवं आर्थिक सहायता के वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। कराधान मतलब टैक्स भी लगाती है और आर्थिक सहायता भी देती है। संपत्ति और आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है। इससे हमारे जो सोशल बेनिफिट्स हैं, सोशल वेलफेयर है, वो उसमें इंक्रीमेंट होती है। भारत जैसे किसी भी कल्याणकारी राज्य का ये एक मोटिव होता है। ठीक है, सेकंड देखिए साधनों का पुनर्बंटवारा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। निजी उद्यमी यदि चाहेंगे कि साधनों का बंटवारा उत्पादन के क्षेत्रों में किया जाए जहां ऊंचे लाभ होने की आशा हो, किंतु यह संभव है कि उत्पादनों के कुछ क्षेत्रों में जैसे शराब का उत्पादन, सामाजिक कल्याण में कोई वृद्धि न हो। अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार संसाधनों द्वारा इस प्रकार करती है, कह रहा है कि जो बजट संबंधी नीति है गवर्नमेंट इस प्रकार करती है जिससे हमारा अधिकतम लाभ और सामाजिक अधिकतम कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। ठीक है, जैसे हम शराब की जैसे नशे की चीज़ों के ऊपर क्या लगाएं, टैक्स लगाएं, और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है उन पर टैक्स लगाएं। उसके विपरीत जो सामाजिक उपयोगिता वाली वस्तुएं जैसे खाद्य उत्पादन की आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता बाजार शक्तियों में मांग पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र क्रियाशीलता के व्यापार चक्रों का समय समय पर आना अनिवार्य होता है। यानी कि तेजी मंदी का चक्र हम क्या बोल सकते हैं इसको, जिसका प्रयोग है अपस्फीति, मुद्रास्फीति की स्थितियों का मुकाबला करती है। ऐसा करके आर्थिक सरकार की स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध, मैनेजमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेज। सरकार की बजट नीति के यह प्रकट होता है कि वे किस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्सुक है, यानी कि वो समाज में किस प्रकार विकास कर सकती है। सार्वजनिक उद्योगों के उन क्षेत्र में लगाने का प्रयत्न किया जाता है जहाँ प्राकृतिक एकाधिकार पाया जाता है। प्राकृतिक एकाधिकार क्या होता है, देखिए उत्पादन के उस क्षेत्र को प्राकृतिक एकाधिकार कहते हैं जहाँ एक अकेली फर्म कई प्रतियोगिता फर्म की तुलना में कम औसत लागत पर उत्पादन करती है। एकाधिकार उत्पादन अधिक लाभदायक उद्यम सिद्ध होता है। उदाहरण जैसे हम भारत में रेलवे है, इस कारण इन्हीं क्षेत्रों में सार्वजनिक उद्यमों को बढ़ावा देती है और निजी उद्यम द्वारा इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ऊंची लागतों पर कम उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए बजट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। 3 पॉइंट हैं इसके। संपूर्ण राजकोषीय अनुशासन, इसमें बजट राजकोषीय अनुशासन को स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद देखिए साधनों का बंटवारा, बजट अर्थव्यवस्था में साधनों के बंटवारे को प्रभावित करता है, इसलिए कराधान एवं आर्थिक सहायता संबंधी नीति को अपनाया जाता है, यानी कि आर्थिक सहायता भी जाती है और टैक्स भी लगाए जाते हैं।
थर्ड पॉइंट देखिए सरकारी सेवाओं की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी और गवर्नमेंट सर्विसेज। सरकारी बजट अर्थव्यवस्था को दो प्रदान की जाने वाली आर्थिक आधारभूत संरचनाओं का उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो हमारे पास जो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे यातायात, संचार के साधन हैं, ऊर्जा के साधन हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि संसाधन सम्मिलित इसमें किए जाते हैं। जितनी सेवाएं उपलब्ध महत्वपूर्ण होती, कुशल होती हैं, उतना ही अर्थव्यवस्था विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है भाई, ये एक पॉइंट थे बजट का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। नेक्स्ट देखिए बजट की संरचना एवं बजट के घटक, स्ट्रक्चर ऑफ द बजट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द बजट। फर्स्ट पॉइंट है रिवेन्यू बजट, सेकंड है हमारा कैपिटल बजट। देखो रिवेन्यू बजट में देखिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। इसको याद रखने का तरीका है, देखो जो हमारा रिवेन्यू बजट है उसमें तो रिवेन्यू रिसिप्ट होंगे, रिवेन्यू ही एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा कैपिटल बजट है उसमें कैपिटल बजट, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय ही सम्मिलित होंगी, ठीक है। राजस्व व्यय में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित होंगी, और पूंजीगत बजट में पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित होंगी। सरकारी बजट प्राप्तियों को बजट व्यय एवं बजट प्राप्तियों का निम्नलिखित विवरण दिया गया है। बजट प्राप्तियां देखिए, बजट प्राप्तियों से अभिप्राय वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से होने वाले अनुमानित मौद्रिक आय से है। बजट प्राप्ति क्या है? एक वित्तीय वर्ष में सरकार के विभिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। बजट प्राप्तियों को विस्तृत दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बजट रिसिप्ट रेफर टू एस्टिमेट मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। देखो रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। पहले हम रिवेन्यू रिसिप्ट को देखते हैं। ये कहते हैं इन जो परिसंपत्तियों सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है। दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। उदाहरण के लिए कर एक राजस्व प्राप्ति है, इससे सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो केवल एक प्राप्ति है उसकी, उससे उसको कोई भी किसी भी प्रकार की देयता उत्पन्न नहीं होती, लेकिन उसका मतलब किसी को कर्जा वर्जा देना नहीं होता उसके बदले में, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती है। अच्छा, नहीं भाई, इन टैक्स पे करने जो पब्लिक हमारा टैक्स पे करती है, इस तरह की सेवाओं से गवर्नमेंट की परिसंपत्तियों में कोई कमी भी नहीं होती है। जैसे मारुति उद्योग के शेयर बेचकर मुद्रा प्राप्त करना, तो उसकी परिसंपत्तियों में कमी हो जाती है, इसलिए इन राजस्व प्राप्तियां नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अब देखियो राजस्व प्राप्तियों, जैसा कि आगे चार्ट में दिखाया, राजस्व प्राप्तियों कर राजस्व प्राप्तियों वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों के अंग देखो, कर प्राप्तियां, कर टैक्स रिसिप्ट और कर नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। टैक्स रिसिप्ट देखो, आय कर, निगम कर, संपदा शुल्क, उपहार कर, सीमा शुल्क, उत्पाद बिक्री कर, ठीक है। उसके बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट देखो, फीस, लाइसेंस, परमिट, जुर्माना, जब्ती, एस्टिट, सरकारी उद्यमों से आय, विशेष आंकन, उपहार तथा अनुदान, ठीक है। ये नॉन टैक्स रिसिप्ट है, ये टैक्स रिसिप्ट है। मतलब ये वो हैं पॉइंट जो जिनसे राजस्व प्राप्तियां होती हैं। उसके बाद देखिए कर प्राप्ति से संबंधित आवश्यक ब्यौरा। कर एक ऐसा भुगतान है, एक नेसेसरी पेमेंट है। टैक्स जो है एक नेसेसरी पेमेंट है जो आवश्यक रूप से जो परिवार एवं सरकार एवं संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा की हमें प्राप्ति नहीं होती है, ना ही हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उस पर लगाए गए कर को नहीं चुकाता है तो उसे कानून के अनुसार दंड दिया जाता है। ओके, ऑल यू नो दैट। अनोदल मुराद के अनुसार कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति द्वारा, एक फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का इसमें कोई संबंध नहीं होता है। ए टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पर्सन और ए फर्म टू ए गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट द पेमेंट मे ड्राइव फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, अब देखो टैक्स की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। फर्स्ट है हमारा कंपल्सरी पेमेंट, दूसरा पब्लिक वेलफेयर, थर्ड है कर और लाभ का अनुपातिक संबंध नहीं है। कर देना व्यक्ति का कोई निजी उत्तरदायित्व है, मतलब एक खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कानूनी व्यवस्था, लीगल प्रोसीजर है ये, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो आपको गवर्नमेंट मतलब देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको गवर्नमेंट उस काम को बंद करवा दी या कुछ भी एक्शन ले सकती है आपके खिलाफ, ठीक है। उसके बाद है करों के प्रकार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप भाई। करों के प्रकार, प्रगतिशील, प्रतिगामी कर, मूल्य वृद्धि, विशिष्ट वजहानुसार कर, एड वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक टैक्स, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स, ठीक है। ये एक्चुअली ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बैठो आप, 12th का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स दे रहे हो, डीएसएस भी देते हो, और आप क्या नाम है एसटेट देते हो, एमपी टेट देते हो, आरटेट देते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम। देखो
फर्स्ट देखते हैं हम प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी साथ में उसकी दर भी बढ़ती जाती है। मान लीजिए आय 5,000 पर 30 व्यक्ति को 10% कर देना पड़ता है, तो आय बढ़कर उसकी 15% होगी, तो क्या होगा? टैक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, 20,000 पर 20% दे सकते। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद प्रतिगामी कर देखिए, ये इसमें अपोजिट है। प्रतिगामी कर प्रणाली व्यापन जिसमें करों के दर के आय में वृद्धि के साथ घटती जाती है। जैसे आप आय में वृद्धि होगी वैसे वैसे क्या होगा? कर की दर घटती जाएगी। इसका वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक और धनी व्यक्तियों पर कम पड़ता है। ठीक है भाई। क्यों पड़ता है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि होगी वैसे वैसे उसकी जो है टैक्स घटती जाएगी। अब बेचारे गरीब लोग हैं, वो क्या कमाते हैं? कुछ नहीं, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा पुअर पर्सन पर पड़ता है। क्योंकि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो क्या होगा? क्या टैक्स की दर घटती जाएगी। इसका ये वो टाइप है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये नाम से स्पेसिफाइड है भी, वैल्यू एडिड एंड स्पेसिफिक मूल्य वृद्धि करिए, यानी कि ये जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली वृद्धि मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। उत्पाद के मूल्य मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य के अंतर को मूल्य वृद्धि कहते हैं। ये मैंने आपको जो चैप्टर किया था नेशनल इनकम का, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि उत्पाद के मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य के अंतर को हम क्या कहते हैं? मूल्य वृद्धि कहते हैं। ठीक है भाई, वैल्यू एडिड टैक्स इसको बोलते हैं। आजकल मूल्य वृद्धि टैक्स वैट के रूप में जो है प्रसिद्ध है। वैट वास्तव में बहुचरण बिक्री कर उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कर इस कर को इकट्ठा किया जाता है और किसी स्तर पर प्राप्त नहीं की गई कर को बाद में प्राप्त किया जा सकता है। वैल्यू एडिड टैक्स प्रत्येक स्तर की मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। वैट की गणना करने के लिए बीजक पद्धति इनवॉइस मेथड के अनुसार इसको लिया जाता है। इस विधि में पहले उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर बिक्री कर लगाया जाता है, उसके बाद उत्पादक को मध्यवर्ती वस्तु खरीद पर अदा किए गए करों की पूर्ण कटौती कर दी जाती। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपसे हम बार बार लेंगे तो एक ही बार, लेकिन उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जितनी वस्तु है उसी के अकॉर्डिंग। इस प्रकार उत्पादक सरकार को केवल मूल्य वृद्धि पर ही कर का भुगतान करता है। नेक्स्ट देखिए विशिष्ट कर प्रणाली। जब किसी वस्तु की उसकी इकाई तथा आकार या तोल के अनुसार कर लगाया जाता है तो स्पेसिफिक टैक्सेशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यह इसका कर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये सुविधाजनक सरल होता है। इसका अवगुण यह है कि वास्तविक भार देश के धनी वर्ग पर कम और निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सब जानते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो डायरेक्ट लगता है उसी जिस व्यक्ति पर लगता है उसी को चुकाना पड़ता है। ठीक है, डाल्टन के अनुसार डायरेक्ट टैक्स इज ए रियली पेड बाय द पर्सन हु इट इज रियली लीगली इम्पोज्ड। ठीक है, जिस व्यक्ति पर लगा है उसी को चुकाना पड़ता है। अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष कर हम दूसरे पर टाल देते हैं। ठीक है, जैसे हम दुकानदार से चीज़ लेके आते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, दुकानदार क्या करता है? जो उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया वो अपने ग्राहक पर लगा देता, तो उसको टैक्स को डायरेक्टली पे कौन कर रहा है? हम पे कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स दूसरे पर टाला जा सकता है। ठीक है, जैसे भारत में बिक्री कर, उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये किस प्रकार के टैक्स है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और ये देख लेना, आय कर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर आदि प्रत्यक्ष, ये कौन से हैं? डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अच्छा भाई, इसके थोड़े आगे पार्ट को हम दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट। देखो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई, ताकि सब बच्चे इसको पढ़ सके जो पीजीटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीएसएसबी की कर रहे हैं। ठीक है, एमपी टेट, एसटेट, जिसके लिए भी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल वीडियो। ठीक है, यूट्यूब पर मैंने पूरा सिलेबस करवा दिया है, तो आप यहाँ से मेरे चैनल के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, फुल इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको बताइएगा, ताकि सब इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।